आपकी कविता की जर्नी जो है सिर्फ कला नहीं, एक सफ़र भी है। ये शुरुआत कैसे हुई? क्या कभी किसी ने कहा कि इसमें करियर नहीं है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कभी आधे पागल होते हैं। मैंने CPMT फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था। मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं गई, 3 बार गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, 1 बार राजनीति में भी सांसद का टिकट मिला, वो भी छोड़ा। आपकी कविताओं में जैसे देशभक्ति भरी होती है, तो एक जो और टैग मिलता है, ये तो पेड़ है। क्या सच्चाई है और कैसा लगता है? दुश्मन के हथियार नहीं हो सकते हैं, देश विरोधी धार नहीं हो सकते हैं, सरकारी कहलाना है मंजूर हमें, लेकिन हम गद्दार नहीं हो सकते हैं। आपने यूपी में बाबा बोल दिया था तो सरकार हिल गई थी। कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। देशभक्ति और अंधभक्ति में क्या फर्क है? राम मंदिर बना, भारत ने ही क्या पूरे विश्व ने इस बात की खुशी मनाई। अब जो अपोजिशन में है उन्हें तो विरोध करना ही था, तो उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि राम मंदिर बना है, ये क्यों देखा कि किसने बनाया है। आपके लिए सनातन धर्म क्या है? परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता, न जाने मिट गए कितने मिटाने काल ये सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। हेलो अनामिका जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो यहाँ आमंत्रण के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपकी कविता की जर्नी जो है सिर्फ कला नहीं, एक सफ़र भी है। ये शुरुआत कैसे हुई? देखिए, वैसे तो मुझे लगता है सभी कवि की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी ही होती है, तो मेरी भी बिल्कुल वैसे ही हुई है। जब मैं बहुत छोटी थी, हाँ ये कह सकते हैं कि कब हुई है, तो मेरी बहुत छोटे में हुई। मैं 8-9 साल की रही होंगी, तब ऐसे ही कच्ची पक्की लाइंस अपनी लिखी। हाँ, लेकिन क्योंकि मंच पे जाने का बहुत शौक था, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि कविता केवल लिख के रखने की चीज़ नहीं है, इसे लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मंच पे जाने के लिए मैंने जो हमारे यहाँ के स्थानीय कवि थे कुछ, उनसे बात की। उन्होंने मंच पर मुझे प्रस्तुति के लिए जगह दी, मैंने प्रस्तुत किया। तो एक ही बात बोलते थे, अनामिका की 3rd क्लास कविता के लिए भी 1st क्लास कॉन्फिडेंस है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ ये जर्नी शुरू हुई। जो भी मन में आया उसे लिखा, जैसा भी आया लिखा। धीरे धीरे लगा कि कविता व्याकरण के साथ भी होनी चाहिए। कविता सिर्फ वो नहीं है जो आप लिख रहे हैं और हो गई, इसमें कुछ व्याकरणिक ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको पढ़ना भी चाहिए। गज़ल यदि आप कह रहे हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, गीत कह रहे हैं तो नियम होते हैं, छंद कह रहे हैं, दोहा कह रहे हैं तो उसके नियम होते हैं। बस उन्हीं नियमों पे चलती गई। और आज याद है आपको सबसे पहली कविता कौन सी प्रस्तुत की? बहुत अच्छे से। कौन सी थी? सबसे पहली कविता मैंने जो लिखी थी वो माँ के लिए लिखी थी। माँ, क्योंकि मैं जैन हूँ, तो हमारे यहाँ कोई भी काम जो शुरू होता है वो मंदिर से होता है। जैसे आप बहुत अच्छे डांसर हैं, तो सबसे पहले मंदिर में आप नृत्य कर रहे हैं, आरती वगैरह कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक आयोजन हमारे मंदिर में होते हैं और वहीं से शुरू होता है। आप गा रहे हैं, आपको सिंगर बनना है तो आपने भजन गाया तो आप सिंगर बन गए, या आप कुछ लिख रहे हैं तो आपने कोई धार्मिक चीज़ लिखी। तो जो मेरी पहली कविता थी वो मन में कलियां संजोकर भावों में भावों को लेकर, हे माँ दर पे तुम्हारे आई हूँ इस जन्म में नर्तन को पाकर। और ये 8 साल की बच्ची की कविता है। लेकिन जब मैं, जो वाकई मेरी पहली कविता हुई है, ये तो थी वो पहली लाइंस जो कभी लिखी थी। जो वाकई पहली कविता हुई है वो कविता लोगों को आज तक भी जब सुनाती हूँ तो लोग रोने लग जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। वो है शहीद के बेटे की दीपावली। एक ऐसा 8 साल का बेटा जिसके पिता लौट के वापस नहीं आते हैं दीपावली पे, और वो अपनी माँ से प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध है, आँखों में पथरा गई हैं आँखें, वो आंसर नहीं दे पाती है। फिर जब पूछते पूछते, जितना मैंने अपनी कविता में जब तक मैं पूछ रही हूँ 3 बंद में, उसमें लोग रोने लग जाते हैं। और फूट तो तब पड़ते हैं जब पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक लाश को देखता है, एक टक माँ को देखता है, फिर माँ से कहता है मत हो उदास माँ, मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है, जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। बस इस पे तो फिर लोग रोने ही लग जाते हैं।
तो ये मेरी पहली कविता है जिसने मुझे मंच भी दिए, जिसने मुझे स्पेशल फील भी करवाया। बाल कवित्री अनामिका अंबर ये नाम भी दिया। क्या कभी किसी ने कहा कि इसमें करियर नहीं है? कभी किसी ने कहा? मैं आपको ये पूछना चाहिए कि किसने नहीं कहा। देखिए क्या था कि पहले ना कवियों की एक इमेज होती थी। यदि आप किसी कवि को सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो बड़ी सी दाढ़ी होगी, लंबा सा झोला टांगे हुए और हाथ में कलम ज़रूर होगी और कहीं भी बैठ के कुछ भी लिख रहा होगा, कहीं भी खो जा रहा होगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कवि आधे पागल होते हैं। तो क्योंकि मैं तो लड़की हूँ तो मेरे लिए इस तरह की बातें नहीं मायने रखती, लेकिन यदि किसी कवि से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं और वो कहे कविता, नहीं वो तो ठीक है, करते क्या है? तो कविता में करियर हो सकता है, ये प्रश्न हमारे लिए जायज़ प्रश्न होता भी था और मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि क्या कविता करियर बन सकती है? कविता करियर नहीं बन सकती, बल्कि ये भी कहा। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने अंतरात्मा को सुनते हैं, मैंने CPMT फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था। मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं गई, 3 बार गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, 1 बार राजनीति में भी सांसद का टिकट मिला, वो भी छोड़ा क्योंकि कविता को मास बनाना था। और कब ये धीरे धीरे शौक आपका करियर बन गया पता ही नहीं चला। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी आजकल लोगों को, हमारी जो जनरेशन है, कि आप जो आपका दिल करता है करने के लिए, बहुत सारी फिल्में भी आई हैं, लोग फिल्मों से भी सीखते हैं, लेकिन आपके मन में यदि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि वो गॉड गिफ्टेड है, जैसे कविता लिखना ये गॉड गिफ्टेड है, सीधे ईश्वरीय वरदान होता है। कुछ भी आप जो कर रहे हैं वो गॉड गिफ्टेड है। आपके मन ने कहा होगा कि भाई पॉडकास्ट करना चाहिए, आप देखिए कितने सफल है। तो जो आपके मन में है, अब इसको, ये जो प्रोफेशन है ये कोई करियर नहीं मानता था। कौन हम बोलेंगे कि आप क्या करते हैं, हम बातचीत करते हैं, नहीं वो तो ठीक है, बिजनेस क्या करते हैं, अर्निंग कहाँ से हो रही है? अर्निंग कहाँ से हो रही है? तो ये भी अर्निंग का ही सोर्स है। तो धीरे धीरे लोगों ने अपनी हॉबीज़ को ना करियर बना लिया है और मेरे साथ भी यही हुआ। जो लोग ये कहते थे कि कविता करियर हो सकती है, आज वो देख सकते हैं। बहुत सभी कवि, जितने भी कवि हैं, ख़ासतौर से मंचीय कवि, वो आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से अपनी कविताओं और प्रस्तुति पर निर्भर हैं। आपकी कविताओं में राष्ट्रवाद कब से आया? मेरी कविताओं में राष्ट्रवाद शुरू से ही था, जब से मैंने लिखना शुरू करा है। क्योंकि जो मेरी पहली कविता मैंने बताया ना, शहीद के बेटे की दीपावली, और मुझे लगता है कि कविता कभी भी जब शुरू होती है तो 2 ही चीज़ें मन से निकलती हैं। या तो आपके मन से प्रेम निकलता है या फिर राष्ट्रवाद निकलता है। दोनों ही सूरत में प्रेम ही होता है, राष्ट्र के प्रति या फिर किसी प्रियवर के प्रति या ईश्वर के प्रति। जितने भी हमने, सबसे पहले जो कवि जितने भी हमने सुने हैं वो सभी प्रेम के ही थे। मीराबाई ले लीजिए या जितने भी कवि हैं, सब ने ईश्वर, रस खान, सब ने ईश्वर के प्रति जो प्रेम था वो दर्शाया है। तो राष्ट्रवाद मैंने जब से शुरू किया, जब लगा कि इसको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मुझे लगा कि इस तरफ जाना चाहिए। और फिर एक और बात, जब नारी राष्ट्रवाद की बात करती है तो उसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि लड़कियां तो बस श्रृंगार की ही बात करेंगी, गाएंगी, अच्छी अच्छी बातें करेंगी, लोग मन से सुन लेंगे। लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया। मैंने उसमें राष्ट्रवाद के साथ साथ विरोधाभास भी जोड़ा। सत्ता के अगेंस्ट और सत्ता के जो प्रशंसा करने वाली चीज़ें हैं उनके पक्ष में कविताएं लिखी, जिससे लोगों ने और अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपकी कविताओं में जैसे देशभक्ति भरी होती है, तो एक जो और टैग मिलता है, ये तो पेड़ हैं। हाँ, सरकार की तारीफ करेंगे अपनी कविताओं में जी। क्या सच्चाई है और कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा पूछा आपने, और मुझे ये उम्मीद भी थी कि मुझसे ये ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति का उसका एक व्यक्तिगत विचार होता है। आप कवि हैं तो भी आपको ये जो समाज है, सामाजिक गतिविधियां हैं, वो आपको प्रभावित करती हैं। हम जब वोट देने जाते हैं, कवियों को कहा जाता है आप समाज का दर्पण है, मैं स्वीकारती हूँ। लेकिन कवि निष्पक्ष हो, ये स्वीकार करना तब निष्पक्ष हो कविताओं में ठीक है, लेकिन जब वो अपने विचारों को रख रहा है, निजी विचारों को, तब वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है?
कहीं ना कहीं तो उसे एक बार झुकना ही होगा। जब आप वोट देने जाते हैं और निष्पक्ष हैं, क्योंकि आप कवि हैं, कवि होने के साथ साथ आप ऐसे वो भी हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं जिसको अपनी एक सरकार चुननी है। मैं सभी बटन पे जाकर यदि क्लिक करके आऊँगी तो फिर सरकार नहीं चुन पाऊँगी। तो हुआ क्या है, ये जो टैग मुझे लगा है, ये टैग कुछ नहीं है, मेरी विचारधारा किसी पार्टी से यदि मैच कर रही है। मेरी विचारधारा राष्ट्र हित की विचारधारा है, राष्ट्र हित में कविताएं जो मैं लिखती हूँ वो विचारधारा है। भगवान श्री राम पे कविता लिखी, गीत बहुत चला, या किसी सरकार ने कुछ ऐसा किया जिसको जनता पसंद कर रही है और मैं जनता की आवाज़ बनी हुई हूँ, तो भाई जो जनता कह रही है वही मैं भी कह रही हूँ। और एक बात ज़रूर कहती हूँ मैं कि दुश्मन के हथियार नहीं हो सकते हैं, देश विरोधी धार नहीं हो सकते हैं, और सरकारी कहलाना है मंजूर मुझे, सरकारी कहलाना है मंजूर हमें, लेकिन हम गद्दार नहीं हो सकते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं वो सोचते रहें, टैग उनको मुबारक हो, हम तो अपनी विचार रखते हैं। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए, किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। आपने यूपी में बाबा बोल दिया था तो सरकार हिल गई थी, हाँ, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? सरकार हिल नहीं गई थी, बन गई थी। उस समय एक गाना बहुत लोगों को चुभ रहा था, हाँ। यूपी में काबा, तो उसके बहुत सारे प्रश्न के उत्तर भी बहुत सारे लिखे गए। हाँ। तो उस समय वही जो भी मैंने बोला कि जनता की आवाज़ कवि की आवाज़ होती है। जनता ने कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में यही हुआ। दूसरी बार जब पहली बार लोगों ने चुन कर के हमारे योगी जी को मुख्यमंत्री जब बनाया, मैं जिस जगह से आती हूँ वो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड इतना पिछड़ा हुआ एरिया है कि वहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ी, लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ विकसित हो रहा है, वहाँ हथियारों की फैक्ट्री लग गई है, वहाँ केन और बेतवा का भी जो मिलन है वो हो गया है, जिसके कारण लोगों के पानी की किल्लत ख़त्म हो गई है। तो अच्छाइयाँ मैंने देखी। उस टाइम जब ये गीत हो रहा था तो वो सरकार के विरोध में बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, मतलब बहुत अगेंस्ट था। तो हालांकि लिखा तो बहुत लोगों ने था, लेकिन वो गीत इतना वायरल नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर अपने हिसाब से मैंने लिखा, मैंने यूपी में बाबा, और उसके बोल कुछ ऐसे थे कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इतने हम आए बताबे, इतने नहीं है कछु दिखावा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और इस बात ने असर डाला, ये वाकई जनता के मन की बात थी, जिसने जनता ने खूब सपोर्ट किया, गीत बहुत वायरल हुआ और सरकार फिर से बन गई। इसका असर ये हुआ कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने थे तब भी लोगों ने कहा कि भाई इधर भी ऐसे ही बता दो आप कुछ तो सरकार बन जाए।
मैंने वहाँ पे भी लिखा। तो बिहार का बता दीजिए। देखिए, पहले बिहार के लिए अभी जो मैंने लिखा है वो ज़रूर सुनाती हूँ कि वोटर कट गए रे, हाय के वोटर कट गया रे, बिहार के चुनाव में वोटर कट गया रे। बिहार में तो जो घमासान इस समय हो रहा है, एक ही बात कहूँगी कि जो भारत का है वही भारत में वोट करे, और यही सही भी है। जो लोग काफ़ी सालों से मरे हुए हैं वो लगातार वोट कर रहे हैं, और सिंपल सी बात है, जब ये कहा गया कि फ़र्ज़ी वोट पड़े तो सरकार ने ये सोचा कि भाई फ़र्ज़ी ना हो, इसके लिए एक हम सर्वे करवा लेते हैं, और जो वोटर उपस्थित नहीं है या जो बाहर के हैं जिनके दस्तावेज़ पूरे नहीं हैं उनको फिर हटा देते हैं। तो बिहार में देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा बिहार के सिंहासन पर। फिर से हिंट दे दिया। आप कमेंट करके बताना आप समझे कि नहीं। आपके लिए सनातन धर्म क्या है? अब देखिए, सनातन को लेकर के लोगों ने वोट बैंक के लिए, हालांकि मैं नहीं चाह रही थी कि चर्चा हमारी पूरी तरह से इस तरह की हो कि लगे कि राजनीतिक हो रही है, जब सनातन का प्रश्न पूछ रहे तब भी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए सनातन को भी डेंगू, मलेरिया और न जाने क्या क्या गालियां दे दी हैं। ऐसे में एक उत्तर भी है, सनातन है क्या? कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता, न जाने मिट गए कितने मिटाने काल ये सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। सनातन वो है जहाँ से हम शुरू करते हैं, सनातन से ही सब कुछ है। आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, सनातन सत्य है और कहते भी हैं हम। तो मेरे लिए क्या, मुझे लगता है सभी के लिए सनातन सत्य ही होना चाहिए, और अब तो चारों ओर सनातन ही है। लोग धीरे धीरे पहचान रहे हैं, अच्छी बात है कि लोग धीरे धीरे सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कितना साइंटिफिक है सनातन, जितनी खोज साइंस ने की है वो पहले से ही हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में है। चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी चीज़ें ले लीजिए, वो सब कुछ जो हमारे यहाँ वेदों में बताया जा चुका है वो सब आज साइंस प्रूफ कर रही है। तो सनातन आदि है। आज के समय में हिंदी साहित्य को इतना महत्व दिया जाता है? देखिए, हिंदी साहित्य को बेशक, होता क्या है कि कुछ चीज़ें पूरी तरह से टेक्निकल नहीं हो सकती। यदि आपको भूख लग रही है तो आप खाना ही खाएंगे, ये नहीं हो सकता कि टेक्निकली आपका पेट भर जाए। और एक आध बार हो भी जाता है, किसी भी तरह से, यदि हो भी गया किसी भी तरह से, तो ये आप दोहरा नहीं सकते। साहित्य का भी यही है, साहित्य आपको संतुष्ट करता है। यदि आप जी रहे हैं तो ये जो मशीनें हैं, उस मशीन से जब आपका मन करता है कि थोड़ी देर के लिए आप इंसान बन जाए, तो आप साहित्य की ओर अग्रसर होते हैं। साहित्य वो दिल है जो हमारे अंदर धड़कता है और हमें एहसास कराता है कि हाँ, हम इंसान हैं। वरना तो लोगों की ज़िंदगियाँ मशीन हो चुकी हैं। लोगों को तो आजकल साहित्य की ज़रूरत भी नहीं है। कोई भी बात आती है दिमाग में, AI तक पहुँच जाओ, चैट जीपीटी। तो साहित्य वो, मैंने कहा ना, आत्मानुभूति, एक कंपैरिजन। आप ग्लूकोज चढ़वा लीजिए, आप बॉडी वैसे ही काम करेगी, एनर्जी उतनी मिल जाएगी जितना आप खाने पीने के साथ करते हैं। या आप खाना पीना ठीक से खा लीजिए, संतुष्टि आपको खुद से खा कर के ही रहेगी। वही सेम यही साहित्य के साथ है। जब आप साहित्य को देखते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तब भी साहित्य काम आता है। यदि आपको कोई बात ऐसी है, साहित्य को आप लगातार स्मरण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उसमें हैं किसी तरह से, तो वो जो अंदर की बेचैनी है वो काफ़ी हद तक कम होती है। आप अपनी बातें गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गद्य के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, दोहों के माध्यम, छंद के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये तो आपने पहुंचाने की प्रक्रिया हुई। खुद को आपको यदि मनन करना है तो आप साहित्य उठा के देखते तो आप खुद को ढूंढ भी सकते हैं। तो साहित्य तो और है, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीच में कहीं सब कुछ खो गया था। लोग अब दोबारा, चाहे वो हेल्थ इशू कह लीजिए
लोगों को कहते हैं आपको स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए, ज़्यादातर आप किताबों की तरफ जाइए। लोग कहने लग गए हैं, आजकल रील्स में भी लोग कहते हैं कि किताबों की तरफ जाइए। तो किताबों की तरफ जाने का अर्थ है साहित्य की तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि साहित्य जीवन का एक ऐसा आवश्यक हिस्सा है जो आपको इंसान बनाता है। क्या आपको लगता है कि कविताओं से किसी का माइंडसेट चेंज किया जा सकता है? 100%। तो फिर तो ये पॉलिटिक्स में तो आपके लिए बेस्ट है, एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, हाँ कह सकते हैं प्लस पॉइंट है, और यही कारण है, वरना तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी मित्र कह रही थी कि आप बहुत स्वीट हैं, दिल के बहुत साफ है, आप ही कह रहे थे। हाँ जी। तो पॉलिटिक्स में कैसे सरवाइव करेंगे? तो बस एक ही उम्मीद है, सिर्फ कविता सिर्फ माइंड सेट नहीं करती, कविता बहुत कुछ सेट कर देती है। आप किसी कविता के माध्यम से, आप पंक्तियों के माध्यम से, लाइंस के माध्यम से सामने वाले का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं कि आपकी इस पोइट्री ने मुझे जीवन का नया अर्थ दे दिया। मैं ख़ास तौर से उन लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी जिनको कई बार ऐसे लगता है कि आप कहीं बैठे तो आपको नीचा दिखाया जा रहा है। आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें कि आपके दोस्त या कोई आपको कह रहे, उम्मीद कर रहे हैं आपसे ज़्यादा, और आप पाते हैं कि आप वहाँ कहीं आप नीचे हैं। कई बार लोग अपने प्रोफेशन को कम आंकते हैं, कई बार लोग अपने बिजनेस को कम आंकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बीच में बैठ करके लगता है यार मेरा काम थोड़ा सा कम है, इसका काम बहुत अच्छा है। तो मैं उनको ज़रूर कहूँगी, जो मेरी कविता हमेशा चेंज करती है, माइंडसेट फिक्स करती है, वो ये है कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, और हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज़्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज़्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। कई लोग आकर के कहते हैं कि आपकी इन लाइंस ने मुझे बूस्टअप किया है। कुछ लोग जलने वालों से बहुत परेशान हैं। हाँ, एक धारणा लोगों तक जा रही है कि हम जब कोई हमें नीचे दिखाता है, हम अपना बताने लगते हैं, नहीं भाई हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। पैसों के मामले में ज़्यादा होता है। यदि हम नहीं दिखाते हैं कि पैसे हैं तो लोग सोचते हैं कि ये तो कैसा है, कैसा रिश्तेदार है, वो बता देते तो मांगने चले आते हैं। तो जलने वालों को लोग कहते हैं कि इनके सामने कुछ बखान मत करो, ये जलेंगे। मेरा मानना ये है कि आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। जिन्हें जलना है वो जलेंगे ही। किसी के कहने से या किसी के टोकने से कुछ नहीं होता। वो कहावत याद कीजिए कि हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कौआ के कोसे आदमी नहीं मरत, मतलब यदि जानवर कोस रहा है तो आदमी नहीं मरता है कि ये मर जाए तो मैं खा लूँ। और बहुत अच्छा होगा कि जो जल रहा है उसे और जलाएं। लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर ऐसे हैं जलते नाम से मेरे, यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। जो लोग आपका बार बार नाम ले रहे हैं आप खुश रहिए, जलने से बिल्कुल परेशान मत होइए। माइंडसेट चेंज करती है कविता। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? मेरे लिए सफलता का मतलब जो है, मुझे लगता है वो सभी के लिए है। लोग समझते नहीं होंगे, मैं दावे से इसलिए कह रही हूँ। सफलता का अर्थ है संतुष्टि। जिस जगह, जिस बात में, जिस स्थान पे जितना दूर चल के आप संतुष्ट हो जाते हैं वो आपके लिए सफलता है। वरना सफलता तो जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक नहीं होती है। और मोक्ष के लिए आपको कर्मों को बैलेंस करना होगा, न पुण्य न पाप। तो जीवन में रहते हुए, संसार में रहते हुए सफलता का अर्थ है संतुष्टि। संतुष्टि एक हाउसवाइफ को भी होती है, कामकाजी महिला को होती है, जब उसे लगता है कि उसको यदि ऑफिस में कोई टारगेट दिया गया है उसे पूरा करने के साथ साथ अपनी पोजीशन अब खुद को अपग्रेड करते जाना, एक ऐसे स्थान पे आना जहाँ लोग आपको जानने लग जाए।
फिर लगता है उसको तो और ज़्यादा जानते हैं, नहीं अभी वो उधर तक पहुंचना है। जब तक संतुष्टि नहीं मिल रही तब तक सफलता नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे लगता है शाम को जब एक हाउसवाइफ सो रही होती है और वो सोचती है सुबह से उठ कर के शाम तक उसने सारे काम बहुत अच्छे से किए हैं, बच्चे खुश हैं, पति भी खुश हैं, वो भी, उसको भी अच्छा फील हो रहा है, संतुष्टि, सफल है, वो कुशल गृहिणी है, सफल है। तो सफलता अर्थ है संतुष्टि। जहाँ आप संतुष्ट हैं वहाँ सफल हैं। आपने सोचा था कि आपको सांसद के लिए टिकट मिलेगी? कुछ इंट्यूशंस होते हैं जो आपको बचपन से रहते हैं। आप नेचर वाइज कैसे हैं, आप दिल के साफ हैं, आप कैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ है जो आपके साथ साथ रहती है। कई बार जब हमें बाहर से कुछ इशारे मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, वो, या कई बार ऐसा होता है कि जिस जगह आपको जाना होता है आप कैसे ना कैसे पहुंच जाते हैं। यदि मुझे पोइट्री से इतना प्यार नहीं होता तो मैं अभी सरकारी जॉब कर रही होती, नौकरी कर रही होती, जो कि मैंने 3 बार छोड़ी। मुझे लगा मुझे पोइट्री करनी है, पोइट्री मेरा शौक था। अब अचानक से एक गीत, जब मैंने यूपी में बाबा लिखा तो लोगों को लगा पॉलिटिकल ये करेगी गीत। फिर जी न्यूज़ पे जब मेरा शो आया कवि युद्ध, तो वो टोटल पॉलिटिकल था। उसमें पक्ष और विपक्ष की बातें होती थी, मैं निष्पक्ष होती थी, बीच में होती थी। धीरे धीरे बयान ऐसे देने लग गई, हर चीज़, मतलब लगा कि कविता के माध्यम से मैं इस जो भी मुद्दा है उस मुद्दे में ज़रूर बोल सकती हूँ। और मैंने बोला, जब मैंने बोला तो लोगों को लगा कि अनामिका तो पॉलिटिक्स वाली बातें करती है या अनामिका को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। फिर मुझे ऑफ़र आया तो लग तो रहा था कि कुछ ऐसा होगा, और हुआ भी। लेकिन हाँ, खुद कभी नहीं सोचा था। तो मना क्यों किया? मुझे लगा अभी मैं इतनी मैच्योर नहीं हूँ। दिल ने अंदर से कहा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगी, डर गई थी। आगे करेंगे, आगे आएंगे आप? हाँ, देखिए, यदि मौका मिला तो ज़रूर करना चाहूँगी। लोग इन बातों को छुपाते हैं, मैं इस बात को कह रही हूँ क्योंकि उसके 2 कारण हैं। एक तो जो मन में मेरे है वो ये है कि वही बात यदि कोई साधारण व्यक्ति कहता है तो उसका कोई मोल नहीं होता, और वही बात कोई असाधारण व्यक्ति कहता है, एक रिक्शे वाला वही बात कह रहा है, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन यदि वही बात कोई मंत्री कह रहा है या कोई ऐसे ओहदे पे है जो रेपुटेटेड है कह रहा है तो लोग सुनेंगे। तो यदि आपका उद्देश्य ये है कि आपको अपनी बात पहुंचानी है तो आपको उस स्थान पे होना पड़ेगा। आप यदि वहाँ हैं तो नहीं सुनी जाएगी। तो एक तो ये भी रीज़न है कि भाई मुझे अपनी बात, जो माँ शारदे ने कृपा दी है, वरदान दिया है, कविताओं के माध्यम से बात कहे, तो फिर अब यदि रास्ता ही वही है, आप पॉलिटिक्स में जाके ही समझा पाएंगे, तो फिर जाना चाहिए। क्या है आपके हिसाब से राजनीति? मेरे हिसाब से देखिए, राजनीति के बारे में जो मैं कहती हूँ वो बहुत अलग है। कभी तो शाहजादों पर कलंदर राज करता है, कभी तो शाहजादों पर कलंदर राज करता है, कभी शेरों के कुनबे में भी बंदर राज करता है। जिसे जमहूरियत कहते असलियत है यही उसकी, यहाँ केवल मुकद्दर का सिकंदर राज करता है। राजनीति देखा जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। आप जो है, वैसे तो राजनीति के लिए लोग बुरा ही कहते हैं, आपको कोई नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि बुरी है, अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, कम बुरी है, कोई नहीं कहेगा। पर मुझे ऐसा लगता है राजनीति तपस्या भी है। हाँ ठीक है, उसमें कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन वो तपस्या है। आपको उस तपस्या को पूरा करना होगा। कई बार हम लोगों को देख के सोचते हैं कि इनने क्या ही किया होगा, लेकिन करते तो हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, कुछ लोग वाकई करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। हर जगह आपको उपस्थित भी होना चाहिए, किसी के सुख दुख में काम भी आना चाहिए। ये चीज़ें कुछ लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ, दिखाने के लिए करते हैं। फ़ोटोज़ में आ जाए और दिखते रहें, दिखेंगे तो जो बड़े लोग हैं वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ लोग इसलिए भी करते हैं, कुछ लोग दिल से भी करते हैं।
मेरा मानना ये है कि दिल से भी करना चाहिए, दिल से ही करना चाहिए, ताकि आप जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो कुछ कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो। बाकी राजनीति बहुत अच्छी तो है नहीं असलियत तो यही है। क्यों अपनी जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में मैं देखती हूँ सारे मैच्योर और वैसे हैं, यंग पॉलिटिशियंस क्यों नहीं आते हैं? क्यों यंग जनरेशन नहीं जाना चाहती है उस तरफ? नहीं, यंग जनरेशन जाना चाहती है लेकिन कैटेगराइज कर रखा है। छात्र आप देखिए ना, कॉलेजेस में भी कैटेगराइज कर रखा है, ऐसा नहीं है भारतीय राजनीति में ही है या सभी जगह है। पर हर चीज़ की स्कूलिंग होती है। स्कूलिंग से कहने का अर्थ ये है कि आप इतने अनुभव आपके पास आ चुकता है कि आप वहाँ पहुँचते पहुँचते मैच्योर हो जाते हैं। वरना आप देखिए पॉलिटिक्स में यूथ जो होते हैं या जो मैच्योर जो लोग हमें दिखाई देते हैं वो अपने युवा समय से पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। छात्र संघ हो जाता है या समाज सेवा आप शुरू से कर रहे होते हैं, वो भी राजनीति का इनिशियल पार्ट है जब आप बन रहे होते हैं कुछ। और ऐसा अब तो बिल्कुल भी नहीं है, अब तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो सारे यंग हैं, ज़्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो यंग हैं। तो उसकी एक पर्टिकुलर एज है, ऐसा नहीं है युवा आना नहीं चाहते, लेकिन कुछ तो ये भी है कि जनता एक्सेप्ट भी नहीं करेगी यदि इतने युवा आएंगे तो। मुझे भी यही लगा था 19 में जब मुझे टिकट मिला तो मैंने कहा लोग बच्चा समझ के पता नहीं हल्के में लेंगे, बहुत ज़्यादा हल्के में लेंगे, इतना छोटा तो कोई सांसद होता भी नहीं है। तो ये बात सही है, आप कॉलेज टाइम में होते हैं, आप इलेक्शंस कॉलेज में भी होते हैं, वहाँ पे युवा ही होते हैं सब। उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो उसके भी कैटेगरीज बनी हुए हैं, फिर उसमें भी आप इलेक्शन लड़ते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब तक आप यहाँ तक आते हैं तब तक आप मैच्योर हो जाते हैं। हाँ, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए उसके लिए। आजकल यदि आप इंडियन पॉलिटिक्स देखेंगे तो ज़्यादातर लोग, अब मैं नाम बहुत सारे नहीं लूँगी, लेकिन ज़्यादातर लोग युवा ही हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं और युवा काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए पॉलिटिक्स में आने के लिए एक इंसान को? देखिए, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन तो मुझे लगता है कि अपनी जो एकेडमिक यदि आप पूछ रहे हैं वो तो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको यदि आप पॉलिटिक्स हैं तो जनता के हर मुद्दे के बारे में पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें वाकई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके निर्णय आपको खुद लेने होते हैं। तो आप कब तक अपने साथ वालों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? तो एकेडमिक तो आपका पूरा होना ही चाहिए। इसके अलावा जो लोगों में भ्रांतियां हैं कि आपको चोर उचक्का गुंडा मुबाली होना चाहिए, तो ये अब बदल दी जानी चाहिए भ्रांतियां। अब ये नहीं होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी को किस तरह से किसी की मदद की जाती है, आपके जिस ओहदे पे आप हैं उसके काम क्या क्या हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी और के, हम विधायक के पास गए, उन्होंने कहा ये काम तो सांसद का है। तो जब यदि जनता जा रही है जनता के दरबार में और उन्होंने कोई आपको प्रॉब्लम बताई है तो आप उसको सुन लीजिए। वो कहाँ कहाँ जाएगा, आपके टर्म्स डायरेक्ट होते हैं, उसको आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिनके बारे में लोगों को पहले से पता होना चाहिए। और मुझे लगता है एक चीज़ यदि है तो आप क्वालिफाइड है। यदि आप वाकई जनता के प्रतिनिधि बन रहे हैं और उसके सेवक बन रहे हैं तो सेवक का भाव होना बहुत ज़रूरी है। आपको सेवा ही करने के लिए जाना चाहिए, सेवा करवाने के लिए नहीं। ये क्वालिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। क्या पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन जो होते हैं फ्यूचर जानकर जाते हैं कि हाँ फ्यूचर है, या किसी ने प्रेडिक्शन कर दिया है कि तुम्हारा है भविष्य राजनीति में, जाओ? देखिए, मुझे सबका तो नहीं पता, मैं तो कैसे ही बताऊंगी। ये तो मुझे लगता है किसी पॉलिटिशियन से भी पूछते तो वो भी नहीं बता पाता, मैं तो हूँ भी नहीं। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स तो छोड़िए, लोग आजकल एस्ट्रो को इतना मानते हैं। और आजकल नहीं, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो हमारे जीवन का पार्ट है। बच्चा पैदा होता है तो किस नक्षत्र में हुआ है, वहाँ से उसका नाम किस अक्षर पे रखा जाएगा, वहाँ से लेके किस मुहूर्त में हम क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें पूछते पूछते आगे बढ़ते हैं। आपने बिजनेस कौन सा शुरू कर सकते हैं, लोहे का कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं, हम वो भी पूछते हैं लोग।
और हमने घर बनवा लिया, मुहूर्त किस दिन करना है, हम किस दिन प्रवेश कर सकते हैं वो भी पूछते हैं लोग, किस जगह हमारा भविष्य ठीक है। अब हम भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब पूछ के ही आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिक्स तो और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, उसके लिए तो प्रेडिक्शन बहुत ज़रूरी है। बेशक लोग जाते होंगे, पूछ कर ही जाते होंगे, और बिना पूछे मुझे लगता नहीं कोई जाता। हाँ, यदि कोई पूछ करके जा रहा है और बता दिया कि भाई मत जाओ, कुछ नहीं रखा है इसमें, उसके बाद भी जा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, तो एक मिथक उनका ज़रूर टूटता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, कोई कुछ भी कहता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि दोनों ही सच होते हैं। मिथक कभी नहीं होता, नक्षत्र आपके कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यदि आपको ऐसे लगता है उसमें कुछ बताया गया था और आप वहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका कर्म है जो कार्य करता है। हमारे गुरु हैं जिनके मुंह से हमने सुना है, जितने भी संत हैं, साधु हैं, वो एक बात ज़रूर कहते हैं कि आप अच्छे कर्मों से अपने पाप कर्म को भी काट सकते हैं। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। कर्म तो आपको भुगतने होते हैं, वो जहाँ इतना है वो इतना हो जाएगा, वो तो भुगतना पड़ेगा। जो आपने कर्म किया है वो उसको तो करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अच्छे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, आपका उद्देश्य अच्छा है, ईश्वरीय आपकी जो प्रवृत्ति है वो है, तो आप काट सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि वो मिथक है, वो मिथक नहीं है। उन्होंने भी सही बताया था, लेकिन कर्म आपने अच्छी की, तपस्या की, आप पहुँच गए, सफल हो गए। क्या कभी कोई ऐसी कविता आपने लिखी है जो कभी नहीं सुनाई? हाँ, सुनाएंगे? देखिए, कविता है क्या? मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं। मरहम का मोहताज न जो, उस घाव को कविता कहते हैं। और अंतर मन के मौन में गुंजित मीठे रस की धारा के शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। तो अंतर मन के मौन में गुंजित मीठे रस की धारा के, वो रस मीठा ही होता है चाहे वो कुछ भी है, लेकिन वो हमारे अंतर मन के मौन में है। तो आप भी कवि हैं, हर कोई जो शब्द लिख सकता है वो कवि है। और वो शब्द होते कौन से? वो होते हैं आपके अंदर के। तो कविताएं भी हम जैसों के लिए तो दो तरह की होती हैं। एक वो जो लोगों तक पहुंचती हैं और लोगों से टकराती हैं और लोगों को ऐसे लगता है कनेक्ट करती हैं। बहुत सारी ऐसी, बल्कि सारी ऐसी हैं जो कनेक्ट करती हैं, किसी न किसी क्षेत्र में मैच ही कर जाती है। कुछ ऐसी होती है जो स्वांता सुखाए होती है। मैंने ऐसी कविताएं लिखी हैं जो खुद के लिए लिखी हैं, और वो भाव हैं जो मेरे पास हैं, सुरक्षित हैं। आपके लिए देशभक्ति क्या है? एक एहसास या कर्तव्य? देखिए, मेरे लिए देशभक्ति एहसास के साथ कर्तव्य है। आप जब तक आपके अंदर एहसास नहीं आएगा, आप उस कर्तव्य को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि आपको ये लगता है, कोई भी सैनिक जब शहादत को प्राप्त होता है तो वो सबसे पहले उस एहसास से भरा होता है, वो है मिट्टी के प्रति प्रेम। उस प्रेम और उस एहसास से भरा होता है। फिर उसे लगता है कि इस एहसास को समर्पित वो कर्तव्य होना चाहिए जिसमें हम अपनी सांसों को भी समर्पित कर दें। फिर वो अपने कर्तव्य को निभाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग एहसास से तो भरे होते हैं लेकिन कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना चाहते। मेरे लिए राष्ट्रभक्ति का अर्थ है, जो लोग देश के लिए जान दे रहे हैं, केवल वही राष्ट्रभक्त नहीं है। राष्ट्रभक्त आप तब भी हैं जब आप इस राष्ट्र के हित में कुछ भी कर रहे हैं। यदि आप कविता कर रहे हैं तब आप राष्ट्रभक्त हैं। यदि आप अपने पॉडकास्ट में उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने कर्तव्यों को लोगों तक पहुंचाते, जो कर्तव्य निभा रहे हैं, और आप यदि लगातार उन्हें पहुंचा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही आप इसके बाद वही शुरू कीजिए, मैं बता रही हूँ, तो वो आप असल में देशभक्ति कर रहे हैं। ये तो हुआ देश के लिए। लेकिन यदि आप समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं, वो भी देशभक्ति है। आप समाज के लिए ऐसी कोई बात कह रहे हैं, मान लीजिए कोई है जो बहुत परेशान होकर के सुसाइड करने जा रहा है, लेकिन यदि आपकी बातों से, आपके किसी भी दिशा निर्देशन से वो उस चीज़ को नहीं करता है, या वो काफ़ी हद तक अपने आप को, अपने बर्डन को कम कर लेता है, परेशानी को कम कर लेता है, वो भी देशभक्ति है। तो दूसरों के हित में कुछ भी किया जाए वो देशभक्ति है। क्या आपने कभी कोई ऐसी कविता लिखी है जिसे पढ़कर या सुनाकर आपको रिग्रेट फील हुआ हो कि मैंने ज़्यादा इमोशनल बाइस्ड हो गई, मैं दुख हुआ हो, ये नहीं बोलनी चाहिए थी? हाँ, कई बार ऐसा होता है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं उसमें हमेशा यही होता है। वो हमेशा मुझे ऐसे लगा है कि मैंने यदि अपने विचारधारा को
मेरी कविता तो सिंपल वही थी जो मेरे अंदर का विचार था, लेकिन उसको यदि किसी एक व्यक्ति ने अपने फेवर में उस कविता को ले लिया और दूसरे व्यक्ति के जस्ट वो अगेंस्ट चली गई, तो मुझे दुख हुआ कि मैंने क्यों सुनाया। एक रो पड़ा एक खुश है, जैसे वो बात है ना कि कोई खुश है कि ईश्वर देख रहा है, कोई डरा हुआ है कि ईश्वर देख रहा है, बस वही मेरी कविताओं के साथ हुआ है। आप सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, कभी डर लगा है बैकलैश का? देखिए, डर तो मुझे कभी नहीं लगा। डर यदि कभी लगा भी है ना, तो वो मुझे परिवार के लिए लगा है कि कहीं उनके नज़र में ये बात ना आए कि अनामिका ने ये बात क्यों कही, या उन्हें कुछ ऐसी परेशानी ना हो, या उन्हें कुछ ऐसा ना सुनना पड़े। तो जब परिवार ने सपोर्ट किया तो मुझे कभी डर नहीं लगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वो है और ईश्वर ने दी है तो हम कह देते हैं। आपका नया शो एक शायरी और सियासत, ये पॉलिटिक्स का एक नया नज़रिया दिखाता है, तो कभी आपको ऐसा हुआ है कि उसमें न्यूट्रल रहना मुश्किल होता हो? कभी ऐसा लगा है? कई बार, बल्कि मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि न्यूट्रल रहना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ये तो पता होता है कि जो समाज में घटना घटी है वो सही है या गलत है। तो जब जिन लोगों को आपने बुलाया है, जो पक्ष वाले हैं वो पक्ष लेंगे, जो विपक्ष वाले हैं वो विपक्ष की बात करेंगे, लेकिन आपको ये पता होता है कि पक्ष सही है, कई बार विपक्ष भी सही होता है, लेकिन तो उस टाइम पे न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो खैर दोनों ही टाइम पे मुश्किल रहता है, क्योंकि यदि पक्ष की बात करूँगी तो लोग कहेंगे ये तो दरबारी कवि है, गोदी मीडिया है, तो और विपक्ष की बात कहेंगे तो लोग अच्छा अब क्या हो गया, समझ में आया, आप इतने दिनों से जिन्हें सपोर्ट कर रही थी वो क्या थे। तो न्यूट्रल रहना मुश्किल रहता है, लेकिन न्यूट्रल होना पड़ता है। देशभक्ति और अंधभक्ति में क्या फ़र्क है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है। गोदी मीडिया, ये जैसे आपको कहा, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं इसका उत्तर भी देना चाहूँगी। देखिए, देशभक्ति वो है जो आप देश हित की बातों को अपनी कविताओं के माध्यम से कह रहे हैं, और उस देश हित में यदि किसी पार्टी ने, वो पार्टी कोई भी हो सकती है, यदि किसी पार्टी ने उस वही काम किया है जो आपको लग रहा है कि आपने भी अपनी कविता में वही लिखा है और वो मैच कर रही है, तो ये देशभक्ति होगी, ये तब तक देशभक्ति ही है। लेकिन जब पूरी दुनिया कह रही है कि ये काम गलत है और उसमें फिर आप उसमें तब भी आप उसमें साथ हैं, तो वो अंधभक्ति है। मैं मेरे लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि मेरी देशभक्ति ही, मैं देशभक्ति ही करती हूँ, सनातन मेरा, मैं बहुत अच्छे से मानती भी हूँ, तो वो जो सनातन के लिए कह रही हूँ, वो जो देश के लिए कह रही हूँ, उसे देशभक्ति ही माना जाए, उसे किसी पार्टी विशेष की बात ना मानी जाए। लोग पार्टी का विरोध करते करते हमारा इसलिए विरोध करने लग गए कि हमारी बातें वैसी हो रही हैं। आपको मैं बताती हूँ, राम मंदिर बना, हमने राम मंदिर, मैंने क्या, मुझे लगता है भारत ने ही क्या, पूरे विश्व ने इस बात की खुशी मनाई। अब जो अपोजिशन में है, जो सरकार की तरफ नहीं है, उन्हें तो विरोध करना ही था, तो उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि राम मंदिर बना है, ये क्यों देखा कि किसने बनाया है। अब हम यदि राम मंदिर के हित में कोई बात कर रहे हैं, राम भक्त की बात कर रहे हैं, हम उनके सिंहासन की बात कर रहे हैं, हम इस बात के लिए खुशियाँ मना रहे हैं, हम उसके लिए गीत लिख रहे हैं और वो वायरल हो रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि आप तो देशभक्ति नहीं कर रहे हैं, आप तो किसी पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं। अंधभक्ति वो है जब बात गलत हो आप फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो अंधभक्ति है। लेकिन देशभक्ति वो है जो आप देश हित में कह रहे, जनता हित में कह रहे। मैं फिर कहूँगी, जिन लोगों को लगता है कि ये अंधभक्ति की बात कर दी है, वो ये समझ लें कि देशभक्ति की बात होती है, वो भी जनता की आवाज़ है। यदि कोई जनता अपने प्रधान सेवक से खुश है और उसके हित में बोल रही है, तो कृपया आप उसे अंधभक्त ना कहें। आप ये समझें कि उनके विचारों से उनके विचार मिल रहे हैं। देखिए, सरकारी होता क्या है, जो सरकार है उसी के लिए बोलने लग जाओ, वो सरकारी है। लेकिन आप यदि अपने विचारों पर अडिग हैं और फिर उसकी सरकार भी है, तो आप तो अपने विचारों पे ही अडिग है ना। ये तो एक कॉम्बिनेशन है, कोइंसिडेंस है कि सरकार भी वही है, आपके विचार भी वही है। तो इसको लोगों को समझना चाहिए। जैसे एक बहुत ज़्यादा मैं आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ आपके लिए जो आते हैं
कि सरकार में जयते हैं ये, सत्य में जयते और सरकार में जयते में क्या फ़र्क है? वही बात है कि ये जितने भी लोग कमेंट लिखते हैं वो लोग लिखते हैं जो मेरी राष्ट्रभक्ति को, देशभक्ति को वो ये समझते हैं कि पार्टी की बात कर दी है। यदि आदि कवि वाल्मीकि भगवान श्री राम के लिए नहीं लिखते तो हमें कहाँ से पता चलता उनके जीवन के बारे में। आप ये देखिए कि यदि मीराबाई ने लिखा तो श्री कृष्ण के लिए लिखा, तो आप जो ये कवि हैं चंदबर दाई, पृथ्वीराज रासो उन्होंने लिखी। कवि केवल प्रशंसा नहीं करते हैं, वो अपने राजा को निर्देश भी देते हैं, उनका मार्गदर्शन भी करते हैं, और यही हम देखते भी चले आ रहे हैं। लोगों को मैंने बताया ना कि सरकारी कहलाना है मंजूर मुझे, लेकिन मैं गद्दार नहीं हो सकती हूँ। हम यदि गद्दार नहीं है तो आपने सरकारी बोल दिया, या तो आपके साथ बैठ कर के गद्दारी करें, आपके साथ बैठ कर के पड़ोसी मुल्क के गुण गाएं या उनकी तारीफ़ें करें। हम तो वो नहीं करेंगे क्योंकि विरोधी वो कर रहे हैं, हम तो अपने राष्ट्र की बात करेंगे। अब राष्ट्र की बात सरकार भी कर रही है, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो या तो विरोधी है या फिर मेरी राष्ट्रभक्ति समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। आपके हिसाब से नारी शक्ति का असली अर्थ क्या है? मेरे हिसाब से नारी शक्ति का असली अर्थ ये है कि वो नारित्व को स्वीकार करे। एक नारी यदि पुरुष बनने का प्रयास करेगी तो वो कहीं ना कहीं अपने नारित्व पर संदेह कर रही है। नारी शक्ति है, वो अपनी शक्ति पर विश्वास करे। सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। नारी वो कर सकती है जो नारी कर सकती है। तो नारी शक्ति अपने आप में अद्भुत है, ईश्वर ने दी है। यदि लिंग भेद हुआ है तो आप उसी लिंग के साथ रहिए, आप उसी नारित्व के साथ रहिए, अपने अस्तित्व के साथ रहिए। ज़रूरत नहीं है कुछ और बनने का, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में शक्ति। मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ, मैं नारी हूँ और मुझे इस बात का फ़क्र है। तो नारी को चाहिए कि खुद को जस्टिफाई करने के चक्कर में या किसी को कॉपी करने के चक्कर में जो उसकी मौलिकता है उसको ख़त्म ना करे, वो शक्ति है। आज की नारी सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लड़ रही है? आज की नारी सबसे ज़्यादा जिस बात से लड़ रही है वो है अपने आप को प्रूफ करने से। यदि वो घर में है तो उसे घर में भी परफेक्ट होना चाहिए, सबकी नज़र में अच्छी बहू, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी। यदि वो बाहर है तो वो अच्छी कार्यकर्ता होनी चाहिए। यदि वो एम्प्लॉय बहुत अच्छी होनी चाहिए, बॉस है तो बॉस अच्छी होनी चाहिए। यदि वो पार्टी में है तो जिस पद पे है वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए।
कार्य करता है तो वहाँ अच्छी होनी चाहिए। ये जो प्रूफ करना है वो सबसे ज़्यादा इस बात से लड़ रही है, अपने आप को प्रूफ करने से और अपने खुद को जज होने से सबसे ज़्यादा लड़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, नारी सबसे ज़्यादा उन पुरुषों से भी लड़ रही है जो विरोधी पुरुष है, जो ओपनली बोल रहे हैं कि नारी है, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। उनसे लड़ना आसान है, लेकिन जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको खूब सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, और उसके साथ साथ कुंठा से ग्रसित हैं, सबसे ज़्यादा उनसे लड़ रही है। तो मैं नारियों को एक ही बात बोलूँगी, पहले नारियाँ केवल घर देखती थी, ऐसा हम सब जानते हैं, तो उन्हें बाहर की किसी भी चीज़ से कोई मतलब भी नहीं था, और वो उनके जिम्मेदारी का हिस्सा भी नहीं था, उसमें उनको कुछ नहीं करना था, वो अपना अच्छे से कर रही थी। आज जब वो कामकाजी भी हैं, बाहर की भी नारी है, तो उन्हें दोनों जगह अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, उनके काम बढ़ गए हैं। तो ऐसे में जब आपको आपके काम बढ़ गए हैं तो आपको जो काम मिला है आप वही कीजिए, या जो आप करना चाहते हैं वही कीजिए, खुद को प्रूफ मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए उम्मीदों का तो अंत है ही नहीं। सब ये चाहते हैं कि घर में अच्छी पत्नी भी हो, अच्छी बहू भी हो, अच्छी बेटी भी हो, और उसके बाद सब बाहर भी यही चाहते हैं। तो वो जो कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं, एक और चीज़ है, लोगों की नज़रों में, चाहे भले मुंह से कहे ना कहे, एक और बात होती, पुरुष प्रधान मैं यहाँ पे बोलूँगी इस समाज को अभी भी, जो लोग ये सोचते हैं औरत होके इसकी हिम्मत कैसे होगी इतने आगे बढ़ने की। तो वो जो चीज़ है ना, वो जो नज़र में भी है, वो जो उनके शब्दों में भी है, और कई बार उनके कार्यों में भी होता है। तो रास्ते रोकने के जो वो मंसूबे होते हैं, जो कार्य होते हैं, इन सब को पार करो, इनमें बिल्कुल मत सोचो। आप अपने आप को प्रूफ मत करो, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए चलो। और जैसे आजकल जो केसेस आ रहे हैं, जहाँ पे वो ड्रम वाला केस आपने देखा होगा, बिल्कुल, तो ये जो केसेस आ रहे हैं, इनसे और ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं लेडीज़, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात, मैं फिर अप्रिशिएट करूँगी इस बात को। ये देखिए, पहले तो इस बात को मैं एक बात बोलूँगी कि यदि कुछ नारियों ने ऐसा किया है तो सभी को इस तरह से जज ना किया जाए, क्योंकि अब ये मत सोचिएगा कि मैं फेमिनिस्ट हो रही हूँ या एक तरफा बात कर रही हूँ या उनका सपोर्ट कर रही हूँ जिन्होंने ये किया है। इन्होंने बहुत गलत किया है, उनको इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए और अच्छे से मिलनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई मर्सी इनके लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पर नारी ना देखा जाए, इस बात से मुझे आपत्ति है। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति देखा जाए, चाहे वो नारी है या पुरुष है, जिसने गलती की है, जिसने गुनाह किया है, अपराध किया है। जब बरसों से नारियाँ सती हो रही थीं या दहेज में जलाई जा रही थीं, या उन्हें इस बात से, केवल इस बात से कि ये लड़कियां हैं, पीछे कर दिया जा रहा था, या उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा था, या घरेलू हिंसा की शिकार थी, कई सारे ऐसे केसेस आते थे। उस समय पुरुषों को इंगित नहीं किया गया, तब ये नहीं कहा गया कि पुरुष ऐसा कर रहे हैं, पति ऐसा कर रहे हैं, तब इस वाले पुरुष ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो ऐसा ही अभी भी देखा जाए, ये देखा जाए कि इस पत्नी ने गलती की, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इससे ये नहीं कर देना चाहिए कि नारियां ऐसे कर रही हैं, तो ये गलत है। कोई ऐसी कविता आखिर में सुनना चाहूँगी जिससे, जो आप सिर्फ नारियों के लिए सुनाना चाहेंगी, जिससे वो मोटिवेट हों? जी बिल्कुल, मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगी। और एक बात और कहूँगी कि नारियां जो होती हैं वो ममता भी होती है, वो अब आप तो ममता ही हैं माँ की ममता भी होती है, वो परिवार होती हैं, बेटियाँ होती हैं। लोग कहते हैं बेटियाँ जब होती हैं तो घर में खुशहाली होती है। तो जैसे मैंने अभी बोला भी था कि उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी से भी कोई बात करने की, खुद को कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में पूरी है। लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि पायल की छन छन से छनके खनके बन कंगन, ओस की बूंदें हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। ओस की बूंदें हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। रिश्ते हैं वो फ्रेम के जिसमें हम तस्वीर सजाते, हाथों की खाली रेखाओं पर तकदीर बन जाते। हाथों की खाली रेखाओं पर तकदीर बन जाते। और
हमसे महकता है बचपन, सजता है यौवन, ओस की बूंदें हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। कभी गीत है, कभी गज़ल है, ओज कभी अंगार। हम लक्ष्मी है, हम दुर्गा है, हम वाणी अवतार। चांद सितारे छू आए हम, चांद सितारे छू आए हम, तोड़ के हर बंधन, ओस की बूंदें हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। ये तो वो बात हुई जिसमें नारियों को चाहिए कि हम हैं क्या और हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इस समाज से भी मैंने कुछ कहा है कि हम ही हैं वो माँ जिसने सृष्टि को है बनाया, पत्नी भाभी बहना बेटी के रिश्तों से सजाया। तो मत रौंदो हम कलियों को, मिट जाएगा उपवन, ओस की बूंदें हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। ओस की बूंदें हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा हमारे साथ बात करके? मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि आपके तरफ से आपके लिए, आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को 4 लाइन बोल करके ज़रूर जाऊँ। बिल्कुल। और मैं मेरे स्टाइल में बोलती हूँ। जनरली बातचीत के दौरान मैं तहत में ही पढ़ती हूँ कविता, लेकिन मैं आप लोगों से, आपकी तरफ से कहती हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना, कोशिश ही तो करती है बाधाओं को नाकाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। और ममता जी की तरफ से सुनिएगा कि जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। मतलब कमेंट्स करते रहिएगा। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना, मगर नाराज मत होना। तो नाराज मत होना, कुछ भी कह लेना। थैंक यू सो मच। बहुत आभार। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ सवाल, कुछ जवाब, जो भी आप कहना चाहें कमेंट्स में खुलकर कह सकते हैं। जय माता दी, जय हिंद।